जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। जो चैलेंज सीरीज है उसमें हमने क्वेश्चंस को आगे सेटअप किया है। तो मैं धर्मेंद्र कुमार दुबे अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे सबको पता है कि लीनियर अलजेब्रा की मैं सीरीज चला रहा हूं, तो इसमें अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड, तो जो ये हमारा 94 52 310 182, ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर आप व्हाट्सएप करें क्वेश्चंस को। डेफिनेटली हम उसका सोल्यूशन जो है प्रोवाइड करेंगे। कह रहा है कि लेट दिस सिंबल आर एन क्रॉस आर एन टू आर डिनोट द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ऑन आर एन फॉर ए नॉन जीरो डब्ल्यू बिलोंग्स टू आर एन डिफाइन टी डब्ल्यू सच दैट आर एन टू आर एन बाई टी डब्ल्यू वी इज इक्वल टू वी माइनस टू this inner product upon that inner product into W for V belongs Rn, तो which of the following statement are true। ये फोर ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसके बारे में हमें बात करना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। देखिए यहाँ जो बात की गई है ना, ये टी डब्ल्यू, एक डब्ल्यू को फिक्स किया गया है और डब्ल्यू बिलोंग्स टू व्हाट लिखा है ना। यहाँ डब्ल्यू बी ए नॉन जीरो है। यहाँ एक बात और कह दिया है, अगर ये कुछ नहीं कहता तो जीरो लेकर के हम लोग इल्यूमिनेट कर देते। इस क्वेश्चंस को मैं डिटेल्स में लगा रहा हूं, बाद में आपको सारी ट्रिक मिल जाएगी कैसे हम इस क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। बहरहाल ये पार्ट सी का क्वेश्चन है, और पार्ट सी के क्वेश्चंस में कम से कम जो है आपको 4 से 5 मिनट टाइम लग सकता है। इससे ज्यादा अगर वो टाइम लगता है तो ये माना जा सकता है पार्ट सी की जो तैयारी है आपकी ठीक ढंग से नहीं है। तो 4 से 5 मिनट से ज्यादा एक क्वेश्चंस पे नहीं लगना चाहिए। हाँ, मैक्सिमम आप 6 मिनट भी कह सकते हैं, बट इससे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब जो है ना रैंक थोड़ी हाई जाने लगी है। चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो ये जो डिफाइन है टी डब्ल्यू वी इज इक्वल टू व्हाट, वी माइनस टू इनर प्रोडक्ट ऑफ वी डब्ल्यू अपान इनर प्रोडक्ट ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू। अच्छा, ये जो इनर प्रोडक्ट डब्ल्यू डब्ल्यू है, इसी को हम जानते हैं दिस इज द नॉर्म ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर। ऑलरेडी वी नो दैट। यहाँ पूछा है क्या डिटर्मिनेंट ऑफ टी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 है, या इनका जो इनर प्रोडक्ट है वो इसके इक्वल है फॉर ऑल वी वन वी टू बिलोंग्स टू आर एन। टी डब्ल्यू क्या टी डब्ल्यू इनवर्स के इक्वल है, टी टू डब्ल्यू क्या इसके टू टी इंटू डब्ल्यू के इक्वल है। ये सब चीजें हैं क्या। देखिए, जब भी ऐसी कोई चीज है ना, तो एक बात याद आती है कि रिजल्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट। कि अगर टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या मतलब, टी लीनियर ऑपरेटर, तो every linear operator on a finite dimensional space must be represented by, या definitely represented by ये स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर कोई लीनियर ऑपरेटर टी ऑफ अल्फा टी ऑफ बीटा का ये जो इनर प्रोडक्ट है अगर अल्फा बीटा देता है, तो इसका मतलब होता है टी इज इक्वल टू टी इनवर्स। और टी इज इक्वल टू टी इनवर्स व्हाट, दिस इज द ऑर्थोनॉर्म। ओके, ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ सेकेंड ऑप्शन को जरा ध्यान से देखिए। अगर इनका इनर प्रोडक्ट अगर V1 V2 के मतलब इसके इक्वल हो गया, तो इसका क्या मतलब होगा कि जो टी डब्ल्यू है इज इक्वल टू टी डब्ल्यू इनवर्स। इसकी मीनिंग व्हाट, कि अगर ये सेकेंड सही है तो थर्ड ऑटोमेटिक उसी के साथ सही हो जाएगा। इसीलिए तो हमने कहा कि 4 से 5 मिनट लगना चाहिए, इससे ज्यादा टाइम किल नहीं होना चाहिए पार्ट सी पर। हाँ, हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा हो जहां 6 मिनट लग जाए, और अब तो देखने में आ रहा है कि क्वेश्चन ऐसे सेटिंग हो रही है। तो जब भी ऐसे कहीं क्वेश्चंस मिले जहां टू और थ्री जो ऑप्शंस हैं वो एक जैसे हो, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड हो, उनमें से किसी एक को सॉल्व करें, और बेसिकली उनको सॉल्व करें जिसपे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है। अब देखें कि हम क्या इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो क्या हम सेकेंड को लेके चल रहे हैं। ये है इनर प्रोडक्ट ऑफ टी डब्ल्यू V1 कामा टी डब्ल्यू V2 इज इक्वल टू टी डब्ल्यू क्या है भाई, आइए डिफाइन करते हैं। ये है V माइनस टू, तो यहाँ V1 है तो V1 हो जाएगा। इनर प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, टू इनर प्रोडक्ट ऑफ वी डब्ल्यू अपान डब्ल्यू डब्ल्यू को हमने नॉर्म ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर बातें की है, ऑलरेडी मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इनर प्रोडक्ट डब्ल्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर, और यहाँ जो है हमारा डब्ल्यू।
कामा हो गया V2 - 2, यहाँ V2 कामा W, इनका इनर प्रोडक्ट अपॉन नॉर्म ऑफ W² इंटू W। ओके। अब यहाँ ना, अब इसको आपको लगाने के लिए बहुत तेज इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, क्योंकि टाइम भी तो देखना है। तो ये कैसे होगा, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ। पहले फर्स्ट और इसका सेकेंड, तो V1 V2 हो गया इनर प्रोडक्ट, माइनस क्या होगा, जब ये और ये एक साथ लिखेंगे तो क्या होता है, ये पता है ना, अल्फा बीटा इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा अल्फा बार। तो बार ये तब लिखते हैं जब अल्फा बीटा हमारे सी से आते हैं ना, लेकिन अगर वो रियल नंबर से आते हैं तो ये वैल्यू अल्फा बीटा के ही इक्वल होती है। तो यहाँ रियल नंबर से ही है बातें, देख लीजिए। तो फिर ये बार लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम इनको बाहर कर ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये देखिए V1 किस पे ऑपरेट होगा, W पे। तो क्या होगा ये, यहाँ जो वैल्यू है, जो स्केलर है, मतलब ये पूरा स्केलर है ना, दिस इज द स्केलर हियर, राइट। तो ये पूरा बाहर हो जाएगा। तो -2 इनर प्रोडक्ट ऑफ V2W अपॉन नॉर्म ऑफ W², ये हो गया, इंटू V1 ऑपरेट मेरा किसके साथ हो जाएगा, W पे। तो इनर प्रोडक्ट ऑफ V1 कामा W, राइट। तो प्रॉपर्टी है, पता है ना। अब ये इसके साथ लिखेंगे तो क्या होगा, ये माइनस इसके साथ बाहर हो जाएगा 2 इनर प्रोडक्ट ऑफ V1W अपॉन नॉर्म ऑफ W² इंटू, इसके साथ मैं ये ले रहा हूं, तो ये W V2 हो गया इनर प्रोडक्ट। उसके बाद जब ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो गया 4 इनर प्रोडक्ट ऑफ V1W इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ V2W। बात समझ में आ रही है ना, इसका और इसका अपान नॉर्म ऑफ W रेज टू दी पावर 4, और यहाँ W होगा तो ये नॉर्म ऑफ W², ये कैंसिल हो गया तो यहाँ 2 बचेगा। अब यहाँ देखिए, ये V2W और WV2 दोनों सेम होता है ना, अभी हमने बताया रियल में है, अगर अल्फा बीटा आपने इनर प्रोडक्ट लिखा है तो ये बीटा अल्फा के इक्वल होगा। तो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो ये दोनों मिलके -2 +4, -2 -4 हो जाएगा, और ये +4, ये और ये कैंसिल कर देगा, राइट। तो बचेगा क्या, इनर प्रोडक्ट ऑफ V1 V2। हो गई बात अब आप, यानी ये जो डिफाइंड हमारे इस तरीके से, और थोड़ा कैलकुलेशंस लगा है मुश्किल से, मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि मुझे टाइम लगा है, बट जब आप कैलकुलेशन यहाँ करेंगे ना तो 2 और 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। तो क्या हो गया, टी ऑफ डब्ल्यू वी वन कामा T W V2 इज इक्वल टू V1 V2, इसका मतलब क्या हुआ कि T ऑफ W इज इक्वल टू T ऑफ W इनवर्स, राइट। ये प्रूफ हो गया। तो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन, तो मुझे सेकेंड सही है, तो थर्ड तो मुफ्त में मिल गया आपका। अब ये कह रहा था डिटर्मिनेंट ऑफ T W1 पूछ रहा है, तो क्या मतलब क्या है कि ये जो लीनियर ऑपरेटर है, अगर इसके करस्पॉन्डिंग में मैट्रिक्स की बात करूं तो कैसा होगा, वो जो मेरा होगा वो आर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, राइट। रियल में अगर कॉम्प्लेक्स में होता तो हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स होता। अगर आर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसकी जो हमारी लैम्डा जो आती है ना, उनकी जो डिटर्मिनेंट्स का जो माड होता है, वो डिटर्मिनेंट का माड, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 1, यानी जो प्रोडक्ट ऑफ λ1 λ2 एंड λ1 λn, इनका जो प्रोडक्ट आता है वो 1 होता है। इसका डिटर्मिनेंट 1 होगा ये जरूरी नहीं है। हाँ, डिटर्मिनेंट 1 नहीं होता है, उसका माड अगर लिखेंगे तो अगर ये माड अगर लिख देता है ना, तो ये बात सही हो जाती है। लेकिन यहाँ माड नहीं लिखा हुआ है, यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ T W, मतलब ये जो लीनियर ऑपरेटर है उसकी वैल्यू 1 का है, नहीं ये जरूरी नहीं है, राइट। माड 1 होता है, ये तो रिजल्ट ही है। तो ये हमारा सही नहीं है। आइए, वो देखने से लग रहा है कभी सही नहीं हो सकता है। T2W यहाँ लिखिए, आप देख लीजिए, कोई जरूरत नहीं है पेन लगाने चलाने की बहुत ज्यादा, हम यही लिख के बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ जब आप T2W लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ 2W होगा, यहाँ नीचे भी 2W होगा। अच्छा, उसके बाद 2 × T W करेंगे तो 2 तो यहाँ आएगा, तो फिर यहाँ 2 to 4 आएगा, लेकिन यहाँ 2W नहीं होगा, यहाँ 2W नहीं होगा, तो कभी भी ये मेरा इक्वल नहीं होगा। नहीं, आप ऐसे करके देख लीजिए, एक मैं दिखाई दे रहा हूँ। T ऑफ 2W का मतलब क्या होगा, वाट, V - 2 V, और यहाँ 2W हो गया इनर प्रोडक्ट अपॉन, यहाँ क्या हो गया, ये 2W इनका, और यहाँ हो गया 2W, राइट। तो फिर ये T2W क्या आएगा, देख लेते हैं लगा के। V माइनस, यहाँ बाहर हो गया तो ये 4 हो गया, ये आपका VW हो गया,
ये टू बाहर हो गया, सॉरी, ये सिर्फ डब्लू हो गया अपान टू, टू ये फोर हो गया, और ये नॉर्म ऑफ डब्लू स्क्वायर हो गया। तो ये और ये कैंसिल हो गया, टू आपका बचा रह गया, टी आप टू, अच्छा अभी देखिए टू टी डब्ल्यू इक्वल होगा क्या, टू से मल्टीप्लाई जरा कर दें, तो टू से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टू भी हो जाएगा ना यहाँ देखिए। अब यहाँ टू भी थोड़ी आ रहा है, तो केवल भी आ रहा है, तो फिर ये तो सही नहीं होगा। बात तो ओके, समझ में आ गई, दिस क्लियर हियर। तो इस क्वेश्चंस के पीछे हमारी लॉजिक क्या थी, आपने सीखा क्या, कैसे लगाएंगे आप इसे। पहले क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ने के बाद ऑप्शंस को ना एग्जाम हॉल में जरूर एक बार देखिएगा, क्योंकि कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं ना, अगर पहला ऑप्शन सही हुआ तो उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन सही हो जाते हैं, अगर एक ऑप्शन गलत हुआ तो बाकी उसके साथ बहुत सारे गलत हो जाते हैं। जैसे हमने यहाँ सेकेंड को पकड़ा है और बाकी देखे कि थ्री मुफ्त का मिल गया, पहला अगर थ्री मुफ्त का मिल गया तो पहला उस रिजल्ट पे आ जाता है कि जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होते हैं ना, उनके डिटर्मिनेंट्स की मार्क जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू वन होती है, राइट। अच्छा, ये तो लल्लन टॉप आप देख ही सकते हैं कि टी टू डब्ल्यू टू इंटू टू डब्ल्यू इक्वल नहीं होगा, एक लाइन की एक चीज है। तो कुल मिला के ये 4 से 5 मिनट का जो है वो क्वेश्चन है। तो 4 से 5 मिनट ही पार्ट सी पे देना है आपको, ऐसी ही प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं ये क्या है। अच्छा क्वेश्चन ये है, और ऐसे क्वेश्चंस सीएसआईआर नेट में जब बनते हैं ना, तो डेफिनेटली उन पर बड़ा लेबर होता है। अगर आप देखते हैं पीछे जितने क्वेश्चंस कभी भी बने हैं आपके जो पॉलिनॉमियल्स पे, तो जनरली उनसे पॉलिनॉमियल से जो रिप्रेजेंटेशन हमारा जो मैट्रिक्स बनता है, उस मैट्रिक्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस डेवलप होते हैं। यही है वो वन टू है, वन वन है, या उसका डायमेंशंस क्या है, कर्नल क्या है, रैंक क्या है, यही सारी चीजें बनती हैं। लेकिन जो ये 2019 का मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जून का, ये पार्ट सी का है, अक्सर इस पेपर में क्वेश्चंस जो आप लीनियर अलजेब्रा का देखेंगे ना, वो ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चंस है ना वो फ्रेमवर्क किए गए हैं, मतलब पिछली चीजों का जो है ना यूज कम किया गया है। जैसे यहाँ देखिए, कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल आपका n डिग्री का दिया गया है, ये इसको px से वो डिनोट करते हैं, ठीक है। अ, अच्छा, अब यहाँ डिग्री n ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन, मतलब ये डिग्री जो है वन है, वन से बड़ी है। कंसीडर द पॉलिनोमियल, ये दो पॉलिनोमियल ले लिए आपके यहाँ, एक क्यू एक्स जो है वो इंटीग्रेशन का है, और आर एक्स जो है पी एक्स का डिफरेंशिएशन का है। लेट वी डिनोट द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल इन एक्स। अच्छा, यहाँ वी जो है ना वो कैसा है आपका, ये वी कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, ये है कलेक्शन ऑफ ऑल, ऑल पॉलिनोमियल्स, मतलब यहाँ कोई डिग्री फिक्स नहीं की गई है, राइट। वो सब डिग्री, जितनी डिग्री बन सकती है संभव, सब डिग्री का कलेक्शन आपका भी है। नहीं, जनरली एन डिग्री ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। एक और हम ट्रिक की यहाँ बात करने जा रहे हैं, बहरहाल मैं तो ऑप्शन यहाँ सारा प्रूव ही करूंगा। चैलेंज सीरीज में सारे क्वेश्चंस जो ऑप्शंस हैं, मैं 99% प्रयास करूंगा कि वो प्रूफ हो, कम प्रयास करेंगे कि मुझे जो है काउंटर एग्जाम्पल के थ्रू कोई बात कहनी पड़े। चलिए, जहां वो बहुत जरूरी होगी वहां वो बात की जाएगी। भी डिनोट द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल इन एक्स, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। पहला कह रहा है क्यू एंड आर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इन वी है, क्यू और आर ऐसे मिलते हैं, क्यू और आर एलडी इन वी है, ठीक है। अगर ये सही है तो फिर ये गलत है, ये गलत है तो सही है। कह रहा है एक्सएन बिलोंग्स टू क्यू आर, करेगा क्या कि लीनियर स्पैन ऑफ क्यू आर, चलिए। कह रहा है कि एक्सएन प्लस वन बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ क्यू आर, क्या इसका मतलब क्या है। ये पूछा गया है कि क्यू और आर जो है वो वी में एलडी या एलआई है या नहीं। तो पहला और दूसरा जो ऑप्शन है ना, देखिए वो कॉमन है, अगर एक बात आप प्रूव किया दूसरा आपका कैंसिल ऑटोमेटिक हो गया। अब एक को प्रूव करने में जो आपको टाइम लगे, थ्री और फोर, ये जो है एक एक्स रेज टू द पावर एन का है और एक इससे एक डिग्री ज्यादा है। वो कह रहा है कि लीनियर स्पैन ऑफ क्यू एंड आर है, यानी लीनियर स्पैन ऑफ क्यू एंड आर पे ऑप्शंस थ्री और फोर को कसा गया है। चलिए आइए, हम टू पर काम करने जा रहे हैं। हम पी एक्स यहाँ ले लिए हैं, ए नॉट ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर। अब जैसा काम 2 डिग्री पे हो वैसा जनरलाइज n डिग्री पे हो जाएगा। आइए चलते हैं, देखते हैं।
अगर मैं यहाँ पी एक्स को 2 डिग्री पे लिया तो क्यू एक्स की वैल्यू क्या होगी, या भाई डायरेक्ट सब लगाना होगा, ऐसा वैल्यू यहाँ नहीं लिखेंगे। आप हाल में बैठे हैं ना, तो फिर ये सब काम तो नहीं करेंगे, आप जान ही रहे हैं कि 0 to x लिखेंगे, फिर a0 a1 x प्लस a2 x स्क्वायर, उसके बाद ये dx लिखेंगे। ये सब एमसीक्यू का जो है ना, ये सब बकवास है। ये मतलब आपका टाइम बहुत ज्यादा किल करेगा, सीधे डायरेक्ट आप लगाएंगे जैसे मैं लगा रहा हूँ। Qx = 8 मन में ही सब इंटीग्रेशन करना है। a0 x होगा और ये लिखेंगे तो a0 x आ जाएगा, प्लस यहाँ a1 x² बाई 2 आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पता है ना, a2 x³ बाई 3 आ जाएगा। जीरो लिमिट लिखेंगे, सब जीरो, ए हो गया आपका। अब यहाँ आर एक्स देख लीजिए क्या आ रहा है, इनका डिफरेंशिएशन है तो डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये मेरा a1 x हो गया, और ए टू आपका x हो गया। बात हो गई है। ये क्यू हो गया और आर हो गया। ये कितने डिग्री का है, ये 3 डिग्री का है, और ये कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का है। और 3 डिग्री, और ये मतलब क्या है कि आर एक्स को कभी आप क्यू एक्स के टर्म में तो लिख ही नहीं पाएंगे ना, कि आर एक्स इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द क्यू एक्स। कोई हिम्मत करेगा क्या लिखने की ऐसा, कि इसमें किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें इसकी डिग्री 3 हो जाए? ये संभव है कभी? मतलब क्यू एक्स और आर एस के बीच आप इस टाइप का रिलेशन नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं तो फिर एलडी नहीं हो सकते हैं किसी कीमत पे। तो ये फिर कैसे होंगे? ये एलआई होंगे। हमने 2 डिग्री की बात की है, आप 3 डिग्री ले लीजिए, 4 डिग्री ले लीजिए, आप n डिग्री ले लीजिए। जब भी क्यू एक्स और आर एस निकालेंगे तो इनके बीच आप संबंध नहीं निकाल पाएंगे, मतलब एक दूसरे का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। या ऐसे कहें कि क्यू एक्स में एक दुनिया में ऐसा कांस्टेंट एग्जिस्ट नहीं करता है कि आर एक्स पॉलिनॉमियल में मल्टीप्लाई करने पर क्यू एक्स मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा, नेवर। तो फर्स्ट इज द प्रूव्ड हियर। अब कह रहा है कि क्या एक्सियन जो है इनके लीनियर स्पैन में मिलेगा क्या, तो चलिए देख लेते हैं। मान लेते हैं अगर संभव ऐसा है तो नाउ प्रूफ हियर। उसके बाद इस प्रूफ में से आप 60 टिक निकाल लीजिएगा, और फिर वीडियो भगा करके आप देख लीजिए। लेकिन मैं तो इसको पूरा प्रूफ करूंगा, जिनको मैथमेटिक्स सीखनी है उनको पूरा देखना पड़ेगा। x⁻n = चलिए हमने ले लिया कि अल्फा a0 x a1 x² बाई 2 प्लस a2 x³ बाई 3 प्लस बीटा, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया। देखते हैं कि क्या इस जहां में ऐसा अल्फा बीटा मिलता है, कि क्या अल्फा और बीटा की ऐसी वैल्यू होगी कि ये इसके इक्वल होगा। कहा है ना कि क्या एक्सएन बिलोंग्स टू द लीनियर स्पैन ऑफ क्यू एंड आर। क्यू हमारा ए है, आर मेरा ए है, और ये जो है मेरा लीनियर कॉम्बिनेशन है। ये पॉलिनॉमियल है, और दो पॉलिनॉमियल पता है कब सेम होते हैं, जब उनके कोफिशिएंट्स जो लाइक पावर हैं, जो सेम पावर है, उनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। अब देखिए, ये है x⁻n का, और हमने यहाँ n कितना लिखा है, 2। तो यहाँ हमारा जो है एक्स स्क्वायर है। अब आइए, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो 1 = यहाँ एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ है भाई, यही है और कहीं नहीं है। a1 हो गया, और इंटू अल्फा हो गया। उसके बाद क्या होगा, ये अल्फा a0 एक्स का है, और यहाँ एक्स है, प्लस a1 बीटा, ये मेरा 0 होना चाहिए। और x³ का यहाँ केवल है, तो अल्फा a2/3 0 होना चाहिए। और x का कोफिशिएंट तो मैंने इसके साथ नहीं, 2x कहाँ से आ गए भाई, बीटा, अच्छा, ए वन एक्स प्लस a1 होगा ना, x नहीं होगा, सारी देख रहे हैं, यही सब गलती हो जाती है। आर एक्स इज व्हाट, आर एक्स इज a1 प्लस 2a2x। ओके, चलिए, तो ये तो x होगा नहीं यहाँ, तो ये कांस्टेंट हो गया, और यहाँ कांस्टेंट है नहीं, तो कंपैरिजन करेंगे तो बीटा a1 0 ना, मैं डिलीट नहीं करने जा रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। यहाँ एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ है, एक्स स्क्वायर सिर्फ यहाँ है ना, तो अल्फा a1 1 होगा, ये तो बात सही है, ठीक है। अब कांस्टेंट कौन है, कांस्टेंट इसमें तो है ही नहीं, केवल बस बीटा a1 0 है, तो ये बात मिल गई, ठीक। उसके बाद अब आप आ जाइए, यक्स आ जाइए, तो यक्स आपका यहाँ है, और यक्स यहाँ है, तो क्या हो गया, अल्फा a0 प्लस 2a2 बीटा = 0। ओके, x³ का कोफिशिएंट यहाँ आएगा अल्फा a2/3, और यहाँ ही नहीं है तो 0। तो यहाँ मतलब अल्फा a2 आपका 0 हो गया। अब हमने 2 डिग्री लिया है, तो a2 अगर 0 नहीं है तो फिर अल्फा 0 होना पड़ेगा, राइट।
और यहाँ निकालने हैं। अगर देखिए अब A1 आपका जीरो भी हो सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ अल्फा आपका जीरो हो गया आपका। तो अल्फा अगर जीरो लिखे तो 1 = A1 × 0। संभव है ये कभी? कभी संभव नहीं, नेवर। कोई ऐसी एवन आप तलाशी नहीं कर सकते हैं इस पृथ्वी पे, इस कायनात में, कि उससे जीरो में मल्टीप्लाई करें और वन आ जाए। तो कभी संभव नहीं है। यू कैन नॉट एक्सप्रेस। तो उसे देखने से आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो पावर ये टू है, नहीं, और यहाँ तो पावर टू भी आया है, और यहाँ पावर थ्री भी आया है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन नहीं। उसी तरीके से मैं प्रूव कर सकता हूँ कि x⁻n+1 कैन नॉट बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ qx प्लस rx। नहीं लिख सकते हैं, आप देख लीजिए करके। n = हमने टू लिखा है, यहाँ x³ हो जाएगा। एंड यू कैन इजिली प्रूव दैट कि x³ n = 2 हमने लिया है ना, देन टू लिखेंगे तो x³ तो क्या x³ ऐसे लिख सकते हैं क्या? x³ = λ1 qx प्लस λ2 rx। ऐसा कोई λ1 λ2 मिलेगा क्या? कोई धरती पर नहीं मिलेगा। इस कायनात में कोई λ1 λ2 नहीं मिलेगा जिसको ऐसा लिखा जा सकता है। मतलब हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, मतलब एक ही यहाँ ट्रू है भाई। लीनियर स्पेन में नहीं मिलेगा, कह रहा है मिलेगा क्या? नहीं, वो नहीं मिलना है ना, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसा क्वेश्चंस देखिए क्या है, ये बड़ा एक ना जबरदस्त यहाँ रिजल्ट है ये वाला। अक्सर ये ध्यान देना चाहिए कि ये कभी भी नहीं मिल सकता है। यहाँ क्वेश्चन में क्या है, लेट एम आर बी द रिंग ऑफ n क्रॉस n मैट्रिसेस ओवर आर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। यहाँ रिंग की यहाँ बात कही है तो कोई बात नहीं है, बट यहाँ रिंग एक वर्ड दे दिया गया जहाँ इस रिंग से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, राइट। अगर सिंपली वो एम ही लिख देता तो क्या पड़ता? एक सेट ऐसा है, एम है, मतलब मैट्रिसेस का एन स्क्वायर, जो एन स्क्वायर मेरे मैट्रिसेस हैं जिनकी इंटी रियल नंबर से आती है, उनका कलेक्शन है। तो कह रहा है कि अगर एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 के लिए आप बताइए साहब कि कौन सा सही है। अब यहाँ देखिए कभी सही नहीं होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इसमें लेके चलते हैं कि ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ आई एन। ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी ए जीरो हो जाएगा, और ट्रेस ऑफ आई एन कितना हो जाएगा? एन जीरो का क्या कभी नहीं होगा, ये कभी सही नहीं होता है। यानी ए बी माइनस बी ए नॉट इज इक्वल टू आई एन। इस कायनात में ऐसा ए बी कोई दो मैट्रिक्स नहीं है कि ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए करें आई एन मिल जाएगा। और विद द हेल्प ऑफ द ट्रेस वी कैन इजिली प्रूव दैट हियर। ये रिजल्ट सब लोगों का जाना पहचाना है, सबको पता है, सब लोग जानते हैं। यहाँ क्या पूछा है कि इफ ए बी बिलोंग्स एम एन आर एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाए। अब लीजिए क्या तमाशा कर रहे हैं भाई कि ए बी जो है मेरे कम्यूट करते हैं, कम्यूटेड यानी दो मैट्रिक्स ऐसा लिया है कि ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए हो रहा है। तो कह रहा है कि देन ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर इफ एंड ओनली इफ। लीजिए पता नहीं कहाँ भरमराने के लिए सब देते हैं भैया एग्जाम में, कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, सोचने लगे कि यार ऐसा कहीं कोई रिजल्ट है क्या, कोई ऐसा हमने कहीं पढ़ा था कि ये आता था। नहीं भाई साहब, ये कहीं है ही नहीं है, कोई रिजल्ट ही नहीं है, ये कोई श्योरिटी कर ही नहीं सकता है, इस पे बकवास टाइप टाइप की चीजें हैं। तो एग्जामिनेशन हॉल में टाइम खाने के लिए CSIR नेट वाले इस तरह के बदमाशी करते रहते। इस बार भी बदमाशी होगी तो इसके लिए तैयार रहिएगा। जब भी इस टाइप की चीज देखिएगा ना तो उससे कट करके सीधे आगे बढ़िएगा। अब आगे क्या है कि if AB belongs MNR then AB and BA have same minimal polynomial। अब ये देखिए, अगर ए बी और बी ए और बी का ऑर्डर अगर सेम है तो मुझे ये पता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक जो पॉलिनोमियल ऑफ ए बी होता है वही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ बी ए होता है। ये तो मेरे पास एक रिजल्ट है, नहीं, खूबसूरत सा रिजल्ट कि ए बी और बी, अगर ए और बी दोनों एक ही है, ध्यान दीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और सेम ऑर्डर के हैं। यहाँ सेम ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, सेम ऑर्डर और क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ए बी और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बी ये दोनों सेम होता है। मिनिमल पॉलिनोमियल इनका सेम होगा कि नहीं, ये बात हम दावे के साथ नहीं कह सकते, राइट। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होगा।
उसके बाद क्या पूछे हैं, इफ ए बी बिलोंग्स एम एन आर देन ए बी एंड बी ए हैव द सेम रिलीजन। अभी मैं बात ही कर रहा था वही, ये दे ही दिए, सेम होता है। तो फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड देख ही लिए कैसे इनका जो है बैंड बज गया, बाजा बज गया। ठीक है, तो इसको ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो वहाँ ध्यान देने हैं जहाँ वो सीधे रिजल्ट बेस है। तो ऐसे क्वेश्चन उठाने के पीछे सिर्फ उद्देश्य है कि रिजल्ट का भी जो है ना थोड़ा बहुत रिवीजन चलता रहे, चीजें बार दिमाग में आती रहें। इस पे कम टाइम लगेगा, जल्दी करके हम आगे चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन सेटअप हुआ है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। क्या है ये? कह रहा है कि लेट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सर, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि लेट V be a finite dimensional vector space over R T such that V to be। यहाँ कुछ बात थोड़ी अपनी कर लें कि V फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, इसका मतलब T इज ए लीनियर ऑपरेटर, एक लीनियर ऑपरेटर है। तो डेफिनेटली T रिप्रेजेंटेड बाय ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अभी हमने कहा लीनियर ऑपरेटर फाइनाइट डायमेंशनल में है तो स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय ए लीनियर ऑपरेटर बना सकते हैं। कैन यू, यहाँ एक वर्ड है कैन यू ऑलवेज, अब इसको आप ना एज ए रिजल्ट बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन सकता है दोबारा, बने भी हैं, लेकिन उस रिजल्ट का कुछ पार्ट यूज करके बना दिया गया है। दिस इज ए रिजल्ट, इसको रिजल्ट टाइप आप नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को ही आपके काम आएगा। कह रहा है कि बी ए लीनियर मैपिंग ठीक है। कैन यू ऑलवेज राइट, क्या आप हमेशा ऐसा लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू टी टू ऑपरेशन टी वन, मतलब टी टू इंटू टी वन। अगर टी एक मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंट करता है तो क्या बी इंटू सी आप ऐसा लिख सकते हैं, जहां बोथ ऑन टू हो, बोथ वन वन हो, टी वन ऑन टू हो जाए, टी वन 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 हो, टी वन ऑन टू हो जाए, टी वन 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 हो जाए, टी टू ऑन टू हो जाए। यस, हमेशा लिखा जा सकता है। ऑलवेज हैपन मतलब कि हम एक, अगर मैट्रिक्स अगर ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए इज इक्वल टू बी इंटू सी ऐसा मैं लिख सकता हूँ, जहां बी एक ऐसा डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा हमारा। कैसा एग्जिस्ट करेगा भाई? देखिए बी, ये मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये 5x5, मतलब हमने डायमेंशन ऑफ बी 5 ले लिया है, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये 5x5 को मैं लिख सकता हूँ बी, ये 5x, यहाँ अपने मन से ले लीजिए 7, यहाँ सी, तो फिर 7x5 लिखेंगे। तो बी कैसा बनेगा? ये R7 से R5, और सी कैसा बनेगा? R5 to R7, पता है ना ये याद रखिए। अगर ये कोई भी मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन का, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है सच दैट एन डायमेंशन से एम डायमेंशन हो, राइट? ये आप पहले ध्यान रखिएगा, बहुत काम लायक चीज है ये। तो फिर अब यहाँ देखिए, अब ये क्या है कि अगर मैं इससे आंटू की बात करूं, तो आंटू कैसे होता है? इसका डायमेंशन हमेशा इससे छोटा होना चाहिए, आंटू एग्जिस्ट करेगा, राइट? बट नेवर वन वन, वन वन नहीं हो सकता है। यहाँ क्या होगा? नेवर आंटू, बट वन वन होगा। तो अगर हम इसको T2 ले लें और यहाँ T1 ले लें, तो T2 आंटू हो गया, तो फिर T1 वन वन होगा। तो T2 आंटू है, T1 वन वन है, बात सही है। अब अगर मैं बी को यूं ले लूं, 5x3 ले लूं, तो फिर सी कैसा होगा भाई? 3x5। अब देखिए यहाँ बी कैसा बनेगा? R3 to R5, और सी कैसा बनेगा? R5 to R3।
यहाँ क्या होगा, ये 5 है आपका, यहाँ नेवर 11, सॉरी नेवर ऑन टू। कम डायमेंशन से ज्यादा डायमेंशन पे ऑन टू नहीं बनता है, याद रखिएगा, कभी नहीं। तो ऑन टू नहीं बनेगा, 11 एग्जिस्ट करेगा एक हमेशा, कैन ऑलवेज भी लिखा जा सकता है। यहाँ क्या है, ये क्या है, ज्यादा डायमेंशन से कम डायमेंशन, मतलब क्या है, ऑन टू ऑलवेज होगा, बट 11 नहीं। ऑन टू की श्योरिटी है, 11 की श्योरिटी नहीं है, क्योंकि रैंक कितना हो जाएगा, अगर रैंक निकालते हैं, अगर हम सी एक्स इज इक्वल टू 0 निकालें, नलिटी निकालें, तो कितना होगा, एन यहाँ कितना है, 3 माइनस रैंक, यहाँ जो भी इसका होगा वो 3 होगा या 3 से कम होगा, ये मेरी बात आएगी। तो ऑन टू का तो मैं दावा कर सकता हूँ, बट हम 11 का दावा नहीं कर सकते हैं। 11 का दावा कभी भी कम डायमेंशन से ज्यादा डायमेंशन पे नहीं हो सकता है। तो मतलब इस केस में क्या होगा, ये जो हम लिख रहे हैं कि ये 11 T1 11 होगा, T2 12 होगा, तो T1 is 11 T2 12, यानी दो बातें 100% सही है, ऑलवेज हैपन होगा, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो एज ए रिजल्ट इस क्वेश्चन को ना, मेरी जो सलाह है, एज ए रिजल्ट इसको आप बना करके ना याद रख लीजिए कि अगर टी किसके लिए, फाइनाइट डायमेंशनल के लिए, वो भी स्क्वायर के लिए अगर ऐसा है, तो यहाँ T2 T1 मैं लिख सकता हूँ, जहाँ T2 12 है, T1 11 है। अब T2 अब T2 जो है आपका 11 है, T2 12 है। अब T2 11 है तो T1 12 है, राइट। तो एज ए रिजल्ट इस क्वेश्चन को आप याद रखिए। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ये भी एक रिजल्ट बेस पे क्वेश्चन है। यहाँ क्या है, एल आर एन बी द स्पेस ऑफ आर लीनियर मैप्स आर एन टू आर एन, मतलब क्या है कि आर एन से आर एन जितनी लीनियर मैपिंग हो सकती है, यल जो है उनका क्या है, यल उनका कलेक्शन, राइट। यल इज कलेक्शन ऑफ ऑल मैपिंग एफ सच दैट आर एन टू आर एन। अच्छा, ये तो दिए है कि कर्नल ऑफ टी ऐसे लिख रहे हैं, नल स्पेस ऑफ टी मतलब वही है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग देयर एग्जिस्ट, एक ऐसा टी एग्जिस्ट करेगा क्या कि जहां रेंज और कर्नल सेम होते हैं। देखिए, रेंज ऑफ टी और कर्नल ऑफ टी, मतलब रेंज ऑफ टी और कर्नल ऑफ टी सेम तभी होंगे, मतलब रेंज लिखा है ना, तो रैंक की अगर बात करें, अगर रेंज ऑफ टी और कर्नल ऑफ टी अगर सेम है, तो इसका डायमेंशन भी सेम होगा। डायमेंशन इसका मतलब क्या, रेंज है ये, और डायमेंशन ऑफ रेंज को हम रैंक ऑफ टी बोलते हैं, और डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी को हम लोग नलिटी बोलते हैं। तो ये सेम होने के लिए क्या होगा कि देखिए, एक डायमेंशन का रैंक नलिटी थ्योरम बड़ा फेमस है, और इसका डायमेंशन अगर n है, ये दोनों सेम कब होंगे, रैंक ऑफ टी प्लस रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू n, यानी रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू n/2, ये हो गया। और n क्या है, आपका नेचुरल नंबर है, वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो रैंक है ये इवन, n इवन होना चाहिए। अगर n इवन नहीं है तो संभव नहीं है, उसी पे बना हुआ है। यहाँ 8 दिया है तो संभव नहीं है, ये 8 दिया है संभव नहीं है, यहाँ इवन है तो ये संभव है, ये भी इवन है संभव है। अच्छा, यहाँ -0 एक निकाला है, इसके पीछे लास्ट क्या है, चैलेंज सीरीज जो चल रही है, हमारा उद्देश्य यही तो है, जीरो क्यों निकाला है वो? अगर जीरो होता तो क्या होता, अगर जीरो होता तो फिर सब, तो ये टी आप जीरो भी तो ले सकते थे। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपका जीरो है, तो वहाँ रैंक ऑफ टी और नल्टी ऑफ टी तो फिर वैसे ही मेरी हो जाएगी। बात आपको समझ में आ रही है ना। अगर मैं यहाँ जीरो एक ले लूं, फिर टी जो है, ये मैंने ले लिया एक 0 0 0 0, तो यहाँ रैंक टी क्या हो गया, आपका जीरो हो गया। और अगर रैंक टी जीरो हो गया, तो फिर कर्नल ऑफ टी मेरा क्या होगा, अगर 2 का बन रहा है 2 हो गया, तो कभी नेवर इक्वल हो ही नहीं सकता है। कि इस केस में क्या, किसी सॉरी, जो मैं चारों ऑप्शन सही कह रहा था, सॉरी, चारों ऑप्शन गलत हो जाए। अगर मैं जीरो ले लूं, तो फिर जीरो के लिए तो कभी रैंक ऑफ टी और कर्नल ऑफ टी मेरे सेम नहीं हो ही नहीं सकते हैं, चाहे वो इवन हो या हो, देयर इज नो कंसेप्ट, कोई कंसेप्ट नहीं है। मतलब ये है कि अगर मैं जीरो लीनियर ऑपरेटर ले लूं और आर्यन टू आर्यन बना दूं, तो फिर ये कभी ये सही नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ -0 लिखा है। -0 लिखने के पीछे कंसेप्ट यही है, अगर वो छूट गया होता तो बवाल हो जाता, राइट। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चंस के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट थी, आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, हम उसका, राइट। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।